हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी जो टेस्ट होने वाला है आपका टेस्ट नंबर होगा 3rd। इसके पहले आपका 3 टेस्ट और हो चुका है। 2 टेस्ट आपका फुल टेस्ट हुआ था और 1 टेस्ट हुआ था आपका करेंट अफेयर का, जो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करेंट अफेयर है, जो आपको संभावित प्रश्न है जो पूछे जाने की संभावना है। आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकर के आए हैं, और इसका पूरा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर निचोड़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और इसके पहले जो आपका क्लास हुआ था उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी पहले क्लास हो चुका है, या फिर हमारा जो देख रहे हैं वीडियो आप, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। अगर इससे भी नहीं मिलता है तो आपको देखिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा और इसका फ्री में PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सारा व्यवस्था है, आप आराम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और आपको एक चीज़ बताते चले कि सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग आपके अगर दोस्त हों, सगे संबंधी हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो और वो बार बार छट रहे हो, तो इस बार आपके लिए सीटेट की भी तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत से संबंधित आपको यहाँ पर क्लास अभी हो रहा है। और ये जो क्लास होगी आपको टीचमिंट ऐप पर क्लास चलेगी। और जो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट कीजिए, उसके बाद एडमिशन आपका हो जाएगा। तो चलिए, जो भी लोग होंगे कांटेक्ट कीजिएगा, कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया गया है। आज का हम प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार समाचार का प्रकाशक है। निम्नलिखित में से कौन रोजगार समाचार का प्रकाशक है। अब देख लीजिए रोजगार समाचार का प्रकाशक कौन है। इंडियन एक्सप्रेस समूह। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, है ना, ऑप्शन पढ़ने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए रोजगार समाचार का जो प्रकाशक है दोस्तों, वो हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। रोजगार समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करता है, तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। दूसरा प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई। देखिए आपात स्थिति, तो भारत में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। एक तो है आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आपका वित्तीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद है आपका 352 में, राष्ट्रपति शासन है 356 में और वित्तीय आपात है 360 में। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में अभी तक नहीं लगा, यानी कि कोई भी आपात, वो कौन सा आपातकाल है जो नहीं लगा है, तो 352 भी आपको 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात भारत में। और राष्ट्रीय आपात जो भारत में लगा है वो कब कब लगा है, तो ध्यान रखिएगा 1975 में लगा था आपको, ठीक है। 1975 में लगा था इमरजेंसी के टाइम पे, 1962 में लगा था और आपको 1971 में लगा था। तो ये 3 बार आपको राष्ट्रीय आपात आपका लग चुका है, ये डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपति शासन है ये तो बहुत बार लग चुका है ना। सबसे पहले पंजाब में लगा था, ठीक है। और सब बहुत बार आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, हर एक राज्य में ये लग चुका है। और लेकिन जो 360 है, यानी कि जो वित्तीय आपात है, ये भारत में अभी तक एक भी बार लागू किया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय आपात, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। वित्तीय आपात की स्थिति अनुच्छेद कितने में है, तो 360 में है। ये जो आपातकाल लगाया जाता है ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3rd नंबर। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या अधिकार होता है दोस्तों, तो बताइए, ऑप्शन पढ़िए चारों और जल्दी से जवाब दीजिए। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको केवल टाई, है ना, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार होता है। यानी कि जब वोट होता है आपका, उसमें जब मान लिया जाए कि 100 सीट है, 100 सीट पर वोट पड़ रहा है और 50-50 दोनों आपको टाई हो गया, है ना, तो यहाँ पर निर्णायक मत दे करके इस टाई को निर्णायक कर सकते हैं। कौन, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है, वो टाई होने पर ही वोट दे सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। और ये अनुच्छेद कितने के तहत दे सकते हैं, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है अनुच्छेद 100 के आधार पर लोकसभा
अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। काला कानून गांधी जी ने किस कानून को कहा था? तो वो कानून था आपका दोस्तों, कौन सा कानून? वो था रॉलेट एक्ट कानून। देखिए रॉलेट एक्ट जो कानून हुआ था ये कब आया था? तो ये 1919 में आपका आया था रॉलेट एक्ट कानून। और इसी कानून को गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। और इस कानून के तहत किसी को भी मतलब संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, है ना, और उस पर कार्रवाई किया जाता था। ठीक है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील की भी इस कानून को कहा जाता था ना। ये कानून क्या कहा जाता था? बिना वकील का, बिना दलील का और बिना अपील के नाम से भी इस कानून को जाना जाता है रॉलेट एक्ट कानून। किसने लाया था? तो गांधी जी लाए थे। अगला सवाल है आपका 5 नंबर। कह रहा है कि सबसे छोटा तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आपका? परमाणु। परमाणु जो है ये सबसे छोटा तत्व है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते चलिएगा, है ना। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बगल में जो लाल बटन है तो उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कह रहा है कि तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तकनीकी शहर, है ना, तो तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है आपको बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को एक और नाम से जाना जाता है सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं इसको? सिलिकॉन वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपको कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 7 नंबर। कह रहा है 7 नंबर की बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? काफ़ी अच्छा सवाल है, छपने वाला प्रश्न है कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो कृति है दोस्तों ये है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कृति है। तो ये आपको याद रखने वाला चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। और ये जो कृति जो इन्होंने दिए थे ये कब दिए थे? तो 1802 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है। ठीक है, यानी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुच्छल तारा जो है ये किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या फिर उपग्रह की? तो पुच्छल तारा जो दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। पुच्छल तारा यानी कि कॉमेट्स, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी कभी कॉमेट्स भी लिख देगा आपको हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा कॉमेट्स या फिर इसी को धूमकेतु भी कहा जाता है ना, धूमकेतु या पुच्छल तारे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दिसंबर 23 को यानी कि 23 दिसंबर को सूर्य के ठीक ऊपर होता है जिसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। देखिए ये ज्योग्राफी का सवाल है और समझने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि 23 दिसंबर को जो है सूर्य कहाँ पर रहेगा? 23 दिसंबर में भारत में क्या होता है? तो भारत में होता है, उत्तर भारत में क्या होता है? ठंड होता है। अब उत्तर भारत में ठंड क्यों है ना? उत्तर भारत में ठंड क्यों है? तो ठंड इसलिए है क्योंकि जो सूर्य है, मान लिया जाए ये क्या है? आपकी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री है ना। आपका जो भारत है वो आपका यहाँ पर ही है और भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री गुजरती है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? मकर रेखा, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो जब कह रहा है कि तेईस दिसंबर को जो सूर्य है ना, ये सन है आपका, तो 23 दिसंबर को सन कहाँ है? तो सन जो है आपको मकर रेखा पर लंबवत चमक रही है। ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत चमक रही है और आपको कर्क रेखा पर तिरछी चमक रही है। और तिरछे चमकने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर सूर्य की रोशनी पूरा लंबवत नहीं पड़ पाती है और इसके वजह से ही क्या होता है? 23 दिसंबर को भारत में क्या होता है? उत्तरी भारत में क्या होता है? ठंड होता है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य काफ़ी दूर है हमसे। सूर्य कहाँ पर आया हुआ है? सूर्य आपको मकर रेखा पर आया हुआ है। कर्क रेखा पर जाएगा कब? तो कर्क रेखा पर आपको 21 मार्च को आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको दिसंबर है ना, तो दिसंबर के बाद क्या होगा? धीरे धीरे अब उत्तरायण होगा तो 21 मार्च को कहाँ पर चला जाएगा? तो 21 मार्च को चला जाएगा आपको भूमध्य रेखा पर। और फिर 21 जून को कब कहाँ चल जाता है दोस्तों? तो आपको कर्क रेखा पर चल जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकती है? तो 21 जून को।
ठीक है। और भूमध्य रेखा पर कब लंबवत चमकती है? तो भूमध्य रेखा पर 2 बार लंबवत चमकती है। 2 बार कब कब चमकती है? तो 21 मार्च, एक तो हो गया 21 मार्च, और दूसरा डेट याद रखिएगा 23 सितंबर। 2 बार भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर सूर्य चमकती है लंबवत, ठीक है। और कर्क रेखा पर कब चमकती है? 21 जून को। अगर पूछे कि मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण में कब चमकती है? तो 23 दिसंबर को चमकती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो हमेशा आप याद रखिएगा। तो 23 दिसंबर को कहाँ चमकेगी? तो मकर रेखा। आंसर क्या हो जाएगा 9 का? आंसर नंबर सी। यही तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 23 दिसंबर को जो सूर्य है ये कहाँ लंबवत चमकेगा, है ना। क्योंकि जब ये 23 दिसंबर को मकर रेखा पर रहेगा तो उत्तर में क्या रहेगा? आपको शीतोष्ण कटिबंध बन जाएगा, है ना। उत्तरी जो अक्षांश है यहाँ क्या बन जाएगा? उत्तरी गोलार्ध जो है आपको शीतोष्ण बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ठंडे वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान आप रखिएगा। अगर यही पूछ लेता कि कर्क रेखा पर कब चमकेगा, तो कर्क रेखा पर क्या होगा 21 जून को। अगर 21 जून को कर्क रेखा पर चमकेगा दोस्तों तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध फिर शीतोष्ण कटिबंध में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर कब चमकता है? तो 21 मार्च, और आपका दूसरा डेट क्या था? 23 सितंबर। तो ये आपको डेट पूछा जाता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 10 नंबर। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है आपको वेनेजुएला जलप्रपात, है ना। वेनेजुएला जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में है ना। वेनेजुएला देश में है। इसका नाम है आपको एंजिल जलप्रपात, ठीक है। वेनेजुएला में ही है और इसका नाम है आपको एंजिल, नाम याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है आपका, ठीक है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई याद रखिएगा 979 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। और इसकी गहराई कितनी है? तो 807 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो जलप्रपात है दोस्तों ये किस नदी पर है? तो केरेप नदी पर है। केरेप नदी पर यह जलप्रपात आपका है, वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि सनसेटेक्स से क्या मापा जाता है? सनसेटेक्स से क्या मापा जाता है? तो सनसेटेक्स दोस्तों मापा जाता है आपको पर्वतों की ऊंचाई। क्या मापा जाता है? पर्वतों की ऊंचाई मापी जाती है इसका। लेकिन वर्तमान समय में आपको सबसे अधिक जो जीपीएस का उपयोग किया जाता है ना, पहले इसका उपयोग किया जाता था आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम का पर्वत है। उत्तर और कह रहा है पश्चिम का। देखिए ये है आपका भारत, दक्षिणी भारत। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत है? अभी बताइए। काफ़ी सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपका अरावली पर्वत, है ना। पिछले क्लास में भी आता है उत्तर पर्वत, उत्तर और पश्चिम में, है ना। ये होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो ये वाला कोना किधर चल जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाला, है ना। तो ये कौन सा है? ये वाला कौन सा पर्वत है आपको? तो अरावली पर्वत है आपका। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतों में गिनी जाती है आपको अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है याद रखिएगा उसका नाम क्या है ना। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है आपको गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर इसका नाम है। आपसे एक सवाल किया जा रहा है कि जो गुरु शिखर है दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर किन्हीं को पता है तो बताइए जल्दी से, है ना। नहीं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। रसदार फल, है ना, या जिसमें रस हो, है ना, सूखा फल नहीं, रसदार फल। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागपुर में है, ठीक है। देखिए नागपुर किस लिए फेमस है ना। नागपुर जो है ये आपको महाराष्ट्र का एक जिला है ना, शहर है। तो नागपुर किस लिए फेमस है? तो नागपुर है आपका रसदार फल के लिए, नारंगी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये किसके उत्पादन के लिए? नारंगी के उत्पादन के लिए ये जाना जाता है नागपुर। तो आंसर याद रखिएगा नागपुर रसदार फल अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है आपको आंसुओं का द्वार। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आंसुओं का द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? और ये सब प्रश्न आपको ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है ना। आंसुओं का द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बाब उल मंदब। किसको कहते हैं? बाब उल मंदब को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए बाब उल मंदब जो है दोस्तों ये आपको लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, और इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको दुख का द्वार भी कहा जाता है ना। तो एक चीज़ आप और भी याद रखिएगा, इसको दुख का द्वार भी इसको कहा जाता है।
दुख का द्वार या फिर आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम 15 नंबर का रहा है कि दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दच्चीग्राम, देखिए दच्चीग्राम तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है कहाँ। तो दच्चीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में आपको ये पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान है। कभी जाइए घूमने के लिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो जम्मू कश्मीर में है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए फेमस है, यानी कि मतलब यहाँ कौन से पशु हैं, तो हो जाएगा आपका तेंदुआ के लिए फेमस है ना। हिम तेंदुआ ज़्यादा करके यहाँ पर पाया जाता है। हिम तेंदुआ मतलब बर्फीले क्षेत्र है ना जम्मू कश्मीर, तो यहाँ हिम तेंदुआ के लिए ये फेमस है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। यहाँ पर और भी है, जैसे तेंदुआ है, काला भालू है, लाल भालू है, हिरन भी है, लेकिन जो मेन है वो आपका तेंदुआ है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। दोस्तों मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये आपका पाचन तंत्र का ये भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरब सागर। अब देखिए बताइए, ये है आपका, इधर तो आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, है ना, ये साइड हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया आपका अरब सागर। तो कौन सी नदी कह रहा है कि अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव से नासिक से निकलती है आपको। ठीक है, तो ये तो आपको बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी आपको छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। माही नदी जो है दोस्तों, और एक कृष्णा नदी, तो पहले कृष्णा के बारे में बता देता हूँ। कृष्णा भी जो है आपको महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन जो आपको माही नदी है ये आपको मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी कहाँ से निकलती है, तो माही याद रखिएगा मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है यहाँ पर, है ना, विंध्याचल से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, माही नदी। एक प्रश्न यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट रखिएगा। तो माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी नदियाँ कहाँ गिर रही है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर का है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है वायुमंडल को ये किस प्रकार से पकड़े रहती है, गुरुत्वाकर्षण से या फिर पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी के अपवर्तन से या फिर सूर्य के प्रभाव से। तो ये जो पकड़े रहती है ये मेनली रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था। अब देखिए भारतीय इतिहास में जो 1912 में क्या हुआ था, तो आपको बता देता हूँ ये कहानी कि 1911 ईस्वी में हुआ था आपको दिल्ली दरबार। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था। और इस दिल्ली दरबार में ये निर्णय लिया गया कि जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी। ठीक है, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी। तो इसमें यही निर्णय लिया गया कि जो भारत की राजधानी है उसको स्थानांतरित करके नई दिल्ली बनाया जाए। ठीक है, और फिर बाद में 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बन जाती है। इसमें और भी एक निर्णय लिया गया कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, तो इसको भी रद्द किया गया था आपको दिल्ली दरबार में ही। ठीक है, और एक चीज़ क्या हुआ था 1912 में, तो 1912 में एक चीज़ और हुआ था, जब बंगाल बटा था, है ना, जब बिहार अलग हो गया था बंगाल से, कब अलग हुआ था, तो 1912 में ही अलग हुआ था। तो 1912 जो ईस्वी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय इतिहास में 1912 का महत्व क्या है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, बंगाल का विभाजन तो हुआ नहीं था, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था आपका, कोलकाता से दिल्ली राजधानी का क्या किया गया था, स्थानांतरण किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये तो आपका 1905 में हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी, ये तो आपका 1915 में आए थे, सॉरी 1909 में आए थे ना, 1909 में आए थे ये गांधी जी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 1915 में आए थे ना, 9 नहीं 1915 में आए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि गो दुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है। जैसे गाय का जो दूध होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पीलेपन का होता है। उसको जब आप गर्म कीजिएगा तो उसमें पीलापन आ जाता है। वो क्यों आता है, तो वो आता है आपका क्यों, तो कैरोटीन की वजह से आता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, कैरोटीन की वजह से पीला हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर कि उच्च दाब उपोष्ण शांत
पट्टियाँ जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल है। अश्व अक्षांश कह रहा है आपका। अश्व अक्षांश जो है ना, अब देखिए इसको समझिए पहले। ये तो क्या है आपका ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर वाले को कहा जाता है आपको उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये जो अश्व अक्षांश की बात कर रहा है तो ये आपको पाया जाता है उच्च दाब पेटी होता है। ये कैसा पेटी होता है? उच्च दाब, पहले तो हाई प्रेशर यहाँ बेल्ट होता है, हवा काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर चलते रहती है और ये शांत पट्टियाँ होती है। तो ये जो पाया जाता है आपको 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी ये पट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेट याद, ये आपको डिग्री याद रखिएगा। 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में ये पाई जाती है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना है। अगला प्रश्न है आपको 22 नंबर का, है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। देखिए भारत का प्रथम पूछ रहा है, प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित जो किया गया था वो तो कोलकाता में स्थापित हुआ था आपका। कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? प्रथम स्टील जो प्रोजेक्ट शहर स्थापित हुआ था वो आपको जमशेदपुर में ये सफल हुआ था, आपको ये सफल हो गया था। लेकिन इसके पहले भी एक स्थापित हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता के कुल्टी में हुआ था आपको। कुल्टी यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आंसर हो जाता है आपको जमशेदपुर। अगर कुल्टी रहता तो कुल्टी आप यहाँ पर मार सकते थे, क्योंकि कुल्टी में सबसे पहले 1874 में यहाँ पर आपको स्टील प्रोजेक्ट लगाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था कुल्टी वाला। ठीक है, फिर बाद में 1907 ईस्वी में, है ना, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्रोजेक्ट लगाया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लगाया गया था, तो जमशेद जी टाटा, और इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर नाम पड़ गया है। 1907 ईस्वी कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। तो नेशनल वुड जो फॉसिल पार्क है दोस्तों, ये है आपका जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में आपको नेशनल वुड फॉसिल पार्क। चलिए नेक्स्ट हम सवाल पे चल रहे हैं। कह रहा है 24 नंबर की, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु। वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो काफ़ी इजी सवाल भी है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ये इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। या राज्यपाल कहे या फिर आपका राष्ट्रपति कहे, दोनों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कह दे तो 25 वर्ष हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी कहे तो 25 वर्ष हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 25, राष्ट्रपति और राज्यपाल 35, ये दोनों याद रखिएगा। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, तो ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों हमेशा डेट आपको पूछ लिया जाता है। देखिए अब एक यहाँ पर अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित ये कितने अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? तो 157, अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा 157। अगला है आपका 25 नंबर, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा देश का वायुयान सबसे अधिक है? देखिए भारतीय वायुसेना में कह रहा है कि किस देश का वायुयान सबसे अधिक है, तो वो है आपका अपना फ्रेंड रूस। ठीक है, अपना फ्रेंड जो है, अपना मित्र जो है वो है आपका रूस, और रूस का जो वायुयान है वो सबसे अधिक भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, फ्रांस का भी राफेल आया था, वो भी आपको भारतीय वायुसेना में शामिल है, लेकिन सबसे अधिक रूस का है आपका। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का रहा है कि हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। तो हीरा का रासायनिक गुण किससे प्रभावित होता है? तो वो हो जाएगा आपको बहुरंगी से। ठीक है, किससे? बहुरंगी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन किस राजवंश के थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पुलकेशिन जो थे आपको किस राजवंश के थे? तो ये हो जाएगा आपका चालुक्य वंश के थे, है ना। किस वंश के थे? तो चालुक्य, आंसर नंबर बी। अगला है आपको 28 नंबर, गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है? बताइए गन पाउडर जो है किसका मिश्रण होता है? क्योंकि बहुत सारे मिश्रणों से मिलकर के इसको बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सल्फर भी होता है, चारकोल होता है और सोरा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, गन पाउडर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा साइंस का। अगला है आपका 29 नंबर,
और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो आपका क्लास होता है रात में 9 बजे से क्लास होता है ना, डेली रात में 9 बजे से लाइव क्लास चलती है, तो सभी लोग रात में 9 बजे से तैयार रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए 1858 से पहले जो मतलब कि जो राज करते थे है ना, उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, वायसराय कहा जाने लगा है ना। गवर्नर जनरल के जगह पर क्या कहा जाने लगा, वायसराय। तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वायसराय भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 का आंसर नंबर डी। ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा करके पूछा जाता है, कभी पूछ देगा कि अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय पूछे तो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि दोनों आपका यही थे। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन का तो शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था, और बंगाल का विभाजन हुआ था इनके समय पर। ठीक है, चलिए, और लॉर्ड डलहौजी हुआ था सहायक संधि इनके समय पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। देखिए आर्यभट्ट जो था भारतीय और पहला स्वदेशी उपग्रह था ये, है ना, और इसको प्रक्षेपित कब किया गया था, तो आपको 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 1975। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल बता दूं, पूरा डेट आप याद रख सकते हैं 19 अप्रैल, क्योंकि पूरा डेट आपको कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, और एक कृत्रिम उपग्रह था आपका। और ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा स्पुतनिक यान से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और ये जो खगोलविद थे हमारे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है, इसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर, कह रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। बादलों की दिशा है ना, और इसकी गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो कहते हैं नेफोस्कोप कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेफोस्कोप। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, कह रहा है कि भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था। दोस्तों भारत का प्रथम विमान वाहक जल से जहाज, तो प्रथम है ना, प्रथम है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रथम है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम विमान वाहक जल सेवा जो जल सेना जो जहाज था, उसका नाम था आपका INS विक्रांत। क्या नाम था, INS विक्रांत। ठीक है, और ये भारत में ही बनाया गया था आपका। 2009 में इसको शुरुआत किया गया और 2011 में ये बन करके तैयार हो गया, फिर बाद में इसको जलावतरण कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 33 नंबर, कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कौन युद्ध में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए टीपू सुल्तान जो था एक बहुत ही प्रतापी राजा था, और इसकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, किस युद्ध में हुआ था, चतुर्थ। ठीक है, 4 मैसूर युद्ध हुआ था आपका, तो चतुर्थ हुआ था 1799 में, जिसमें मैसूर जो आपको टीपू सुल्तान थे उसको चारों तरफ से घेर करके मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका मैसूर, आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, कह रहा है कि विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है। देखिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का पूर्ण नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विकास और निर्माण बैंक कौन सा है, तो आप मतलब चकरा जाइएगा। इसी को कहते हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए तो सभी लोग। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी आपको 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। ये डेट याद रखना है 1944। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, कहाँ है, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC में है आपका। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ हुई थी। किसके काल में, कह रहा है हर्षवर्धन। देखिए तो हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ हुआ था, वो नालंदा में हुआ था आपका। कहाँ हुआ था, नालंदा में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे युद्ध हो रहा है आपको यूक्रेन और रूस के बीच में, तो उसमें भारत क्या है, तो भारत एक तटस्थ देश है। ठीक है, मतलब कि इसको न ही यूक्रेन की तरफ से है और न ही ये रूस की तरफ से है, तो इसको कहा जाता है तटस्थ देश। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के कब तक चला था, 1945 तक चला था। ठीक है,
तो इसमें तटस्थ जो देश था दोस्तों वो कौन सा था, तो वो था आपका स्पेन। स्पेन जो था वो तटस्थ देश था, ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ये जर्मनी के द्वारा किया गया था। पोलैंड पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था 1939 में, और उसी समय ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसको नॉट का उपयोग किया जाता है। किस में नॉट का उपयोग करते हैं, बिजली में, हवा में, गति में या फिर उष्मा में। तो नॉट का उपयोग करते हैं हम लोग गति में, ठीक। चलिए अगला सवाल है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होगा। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होगा बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कैट स्कैन मतलब कि कंप्यूटरीकृत अक्षीय टेलीग्राफी करनी होगी आपको, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। देखिए ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वो है आपको इंद्र, ठीक है। सबसे प्रमुख अगर पूछा जाए तो वो है इंद्र। अगर दूसरा प्रमुख पूछा जाए, ठीक है, दूसरा प्रमुख कौन है तो वो है अग्नि, ठीक है। दूसरा प्रमुख कौन है तो वो है अग्नि, और प्रथम कौन है तो इंद्र है, ठीक। तो दूसरा भी याद रखिएगा अग्नि और पहला इंद्र। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं पूछा जाता है तो 1028 सूक्त है इसमें, ठीक है। मतलब कि श्लोक हैं, और 228 टोटल है ऋग्वेद में, जिसमें 250 जो सूक्त हैं वो आपको इंद्र को समर्पित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 39 के ए में किया गया है। अनुच्छेद 39 का ए जो है ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 39 का ए नीति निदेशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, और ये भाग कितने में है तो भाग 4 में है, और इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 39 का ए। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। देखिए सबसे पहले जो जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, और जब इसको लिखा गया था तो मूल ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था आपको, ठीक है। ये बांग्ला भाषा में आपको लिखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको बाद में हिंदी में रूपांतरण किया गया, और ये सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, उसी समय गाया गया था आपका। अगला सवाल है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील। अब बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपको कैस्पियन सागर, ठीक है। कौन सी है, कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर कहाँ है तो याद रखिएगा ये रूस में है आपका, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी झील, ये पूछा जाए दोस्तों कि दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है ना, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो भी आपको कैस्पियन सागर ही हो जाएगा। तो नोट कर लेना है कि खारा भी कौन सा है तो कैस्पियन ही है। और अगर पूछा जाए कि दुनिया की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है तो वो हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर झील हो जाएगा आपको मीठे पानी की झील सबसे बड़ी। और ये सुपीरियर झील कहाँ है दोस्तों तो USA और कनाडा के सीमा रेखा पर है आपका, ठीक है। चलिए, और कुछ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील, अगर गहरी पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपको बैकाल झील। गहरी कौन सा हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा। गहरी में बैकाल, और बैकाल भी कहाँ है तो ये भी आपको रूस में ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है टीटीकाका झील। क्या नाम है, टीटीकाका झील है, और ये कहाँ है तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झील के अंदर झील कहाँ स्थित है, तो झील के अंदर झील जो है ये कनाडा में है, उसका नाम है आपको मैनीटू। क्या नाम है, मैनीटू, ठीक है। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा में है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। देखिए जैसे ही आपका हाथ कटता है या कुछ कटता है, ब्लड निकलता है तो तुरंत जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो खून है वो क्या है, नहीं जमता है। क्यों, क्या कारण है, तो कारण यही है हिपैरिन के वजह से। किसके वजह से नहीं जमता है तो हिपैरिन के वजह से वो नहीं जमता। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जगह जो है अंडमान निकोबार के सबसे निकट है। अब देखिए अंडमान निकोबार है कहाँ पड़ी, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी है ना, और यहीं पड़ेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके सबसे निकट
कौन सा जगह है? तो इसके सबसे निकट है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इसके सबसे निकट पड़ता है। इंडोनेशिया दूसरा देश है, इधर आपको है ना, तो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया इसके सबसे निकट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर नंबर डी। और ये कितना दूर है आपको? तो इंडोनेशिया जो है यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर यहाँ से दूर है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया ही है। नेक्स्ट है आपको कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका, देखिए ये है आपका भारत और ये है नीचे आपका श्रीलंका, इसके बीच में कौन सा द्वीप है ये आपको पूछा गया है। तो इसके बीच में है रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में? तो रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम किस लिए फेमस है? तो ये शंकर भगवान के लिए फेमस है ना। तो ये शंकर भगवान के वहाँ पर मंदिर है ना, भगवान शिव के वहाँ पर मंदिर है, इसीलिए वो फेमस है। कभी आप घूमने भी गए होंगे रामेश्वरम। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर और पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका जो है इसके बीच में एक जल संधि भी है, उस जल संधि का नाम है आपको पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाक जल संधि कहाँ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। एक चीज़ और पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये भी आपको भारत और श्रीलंका के बीच में है, यहीं पर है आपको मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर है आपको मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, ये हो गया पाक जल संधि और यहीं पर हो गया रामेश्वरम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रामेश्वरम। अगला सवाल है आपका 46 नंबर, कह रहा है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? देखिए कुतुब मीनार जो है ये आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य क्या करा है, पूरा किसने किया था? तो पूरा अगर पूछ लिया जाए तो इल्तुतमिश किया था इसको पूरा। लेकिन शुरुआत अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत किया था आपको कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक ही तल्ला बनाते बनाते क्या हो गया, ये मर गया बेचारा। उसके बाद इसको इल्तुतमिश पूरा करवाया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 47 नंबर, कह रहा है कि ड्रिबिल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ड्रिबिल जो है दोस्तों ये आपको खेल में उपयोग किया जाता है, और किस खेल में इसका उपयोग होता है? तो हो जाएगा आपको फुटबॉल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रिबिल का उपयोग फुटबॉल हो गया आपका, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वाटर पोलो हो गया, इसमें आपको उपयोग किया जाता है। इसी को ड्रिबिल या फिर ड्रिबलिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, ड्रिबिल या फिर ड्रिबलिंग गेंद को नियंत्रण में रखने की एक कला है, उसी को कहते हैं ड्रिबिल या फिर ड्रिबलिंग। ये इसका उपयोग होता है फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वाटर पोलो इत्यादि में। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागृह किस स्थल पर पाया जाता है? देखिए सिंधु सभ्यता आपको पता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारी, और ये बृहद स्नानागार पाया गया था और ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। और बृहद जो स्नानागार है इसकी लंबाई चौड़ाई भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये जो इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई अगर पूछ लिया जाए तो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है, और गहराई कितनी है? तो 2.43 मीटर इसकी गहराई है। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई भी ध्यान रखना। और ये कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला सवाल है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि C2H5OH किसका सूत्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूत्र भी पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो C2H5OH जो है ये किसका सूत्र है? तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। आपका किसका है? इथाइल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। देखिए C2H5OH जो है दोस्तों ये एक मादक पदार्थ है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है उत्तेजक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। देखिए ये जो भारत के थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये किस लिए दिया गया था दोस्तों? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और इनको जो दिया गया था, कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 28 फरवरी 1930 को। नहीं, 28 फरवरी नहीं, डेट तो दूसरा था। 28 फरवरी को इन्होंने खोजा था। ठीक है, 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था, और इसी वजह से 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस भी। ठीक है, और 1930 ईस्वी में ये पुरस्कार इनको दिया गया था, नोबेल प्राइज। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल हो गया आज का 50 प्रश्न। ठीक है, चलिए तो आज हम 50 प्रश्न का ये सेट था दोस्तों, जनरल नॉलेज का यानी कि सामान्य अध्ययन का, यहाँ पर आंसर दे दिया गया है।
आप इसको मिला लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक विनती है, रिक्वेस्ट है या फिर आग्रह कर लीजिए, जो भी कहिए। और ये रिक्वेस्ट है सिर्फ प्रधान शिक्षक जो हमारे बनने वाले हैं और प्रधानाध्यापक से, ठीक है। इनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग तो बेरोज़गार नहीं हैं, क्योंकि आप लोग से हम कोई भी फ़ी नहीं ले रहे हैं फ़िलहाल, है ना। कोई भी फ़ी आप सभी का फ़िलहाल नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है और फ्री ही चलेगी, आगे भी फ्री ही चलेगी। आपसे एक सहयोग चाहिए, ठीक है, आपसे एक सहयोग चाहिए। जो लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आपसे जो भी आपको बन पड़े आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग आप गूगल पे या फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं है कि आपको इतना ही करना है, जो भी आपको सहयोग हो आप सहयोग कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी सहयोग आपके जीवन को बदल सकती है। आप एक सहयोग कीजिएगा, हम थोड़ा सा और भी मोटिवेट होकर के आप सभी के लिए और भी अच्छे से हम तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तैयारी तो करवा ही रहे हैं, और भी ज़ोर शोर से आपकी क्लास होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। आप चाहते हैं किसी प्रकार से तैयारी आपकी चलती रहे फ्री में, और हम एक भी चार्ज नहीं रखे हैं। बहुत सारे टीचर लोग क्लास शुरू किए हैं और बहुत सारे लोग हमें बोले भी हैं सर फ़ी लीजिए, लेकिन हम सोचे नहीं, बिल्कुल फ्री ही पढ़ाएंगे और आगे भी पढ़ाते ही रहेंगे। डेली आपका क्लास रात में 9 बजे से होगा, आपका लाइव चलेगा, है ना। रात में 9 बजे से आप डेली देखिएगा, और ठीक है, डेली आपका रात में 9 बजे से ही क्लास चलेगी। और जो लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ सहयोग करें, ये नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जो लोग सहयोग करेंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, ठीक है, और उनको बताऊंगा कि ये इतना सहयोग किए हैं। तो जो लोग अगर, क्योंकि आप लोग बेरोज़गार नहीं हैं और आप लोग से इसीलिए सहयोग की राशि मांगा जा रहा है कि आप लोग बेरोज़गार नहीं हैं, और बेरोज़गार नहीं है तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा हो सहयोग करिए, और फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे दोस्तों। और सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग अगर सीटेट की क्लास करना चाहते हैं तो हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस का क्लास आपका हो रहा है। हिंदी संस्कृत का अलग से टीचर हैं, उनका फ़ी आपको मात्र 400 है, और ये जो 400 है ये 15 तारीख के बाद बढ़ जाएगा फ़ी। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए ऑफ़र है। और इसके अलावा आपका सोशल साइंस का है, सोशल साइंस का मात्र आपको 251 आपको लग रहा है, मात्र 251 आपको यहाँ पर फ़ी लग रहा है। जो भी सोशल साइंस में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये भी 15 तारीख के बाद फ़ी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका टेस्ट से संबंधित, सीटेट से संबंधित। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिएगा। जो भी लोग सहयोग कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको वीडियो में बता सकें कि कौन लोग कितना सहयोग किए हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में PDF मिल जाएगा। जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग अगर PDF से ही पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर PDF से ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप PDF से पढ़िए, है ना। बहुत सारे लोग वीडियो का भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर ग्रुप है। टेलीग्राम पर इसलिए टेलीग्राम पे बनाए ना ग्रुप, क्योंकि टेलीग्राम में कोई लिमिट नहीं है। व्हाट्सएप भी ग्रुप हम बना सकते थे, लेकिन व्हाट्सएप में क्या है, लिमिट है कि 257 से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जुड़ सकते हैं। तो ये लिमिट है, तो कितना सारा ग्रुप बनाएंगे, है ना, तो दिक्कत है ना। लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर आप 1000, 2000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए हैं। सभी लोग टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, और मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, आपको टेलीग्राम में जोड़ दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग सहयोग जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार से क्लास जारी रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।